अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम टॉक स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि आज का नौजवान तज़ब्ज़ुब का शिकार है, आज का नौजवान डिप्रेशन का शिकार है, आज का नौजवान उम्मीद की किरण जो है वो अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता है। और आज के नौजवान की ज़हनी नशोनुमा कैसे की जाए, ये बहुत अहम एक लम्हा फ़िक्रिया बनता चला जा रहा है कि आज का जो नौजवान है वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए किसी ऐसे इंसान का मुंतज़िर है जो उसको गाइड करे। और ये बहुत खुशाइंद बात है कि करंटली हमने देखा जिस अंदाज़ के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी जिद्दत के साथ साथ लोगों को अपनी करीब किया है, और इसी तरीके से लोग जो हैं वो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होते चले जा रहे हैं। तो मेहमान की तरफ बढ़ने से पहले मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं, और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, यकीनन आप एक मिसाल हैं फीमेल्स के लिए, आप एक मिसाल हैं नौजवानों के लिए कि आप खुद भी नौजवान हैं। नौजवान होते हुए नौजवानों को एक पाथ मुहैया करती हैं जिसके ऊपर चलते हुए वो अपनी ज़िंदगियों के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप इन्हें सुन चुके हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मुबश्शिरा ताइबा। आप माहिर नफ्सियात हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। आगाज़ यहीं से करेंगे कि आज का जो नौजवान है वो तज़ब्ज़ुब में कहीं ना कहीं पे नज़र आता है हमें कि क्लैरिटी नहीं है, तो इसकी वजूहात क्या हैं आपके नज़दीक? अच्छा, जो हमारा आज का नौजवान है उसमें जैसे कि आपने कहा कि लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी और जो जहनी दबाव है वो उसका शिकार है, तो उसकी जो स्पेसिफिकली अगर देखें कि उसकी क्या वजूहात है तो मुख्तलिफ वजूहात हैं। बिल्कुल सही। उसमें देख सकते हैं कि घर का इन्वायरमेंट कैसा है, उसका अपने माँ बाप के साथ, उसका बहन भाइयों के साथ, उसका अपना सोशल सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, उसका उनके साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं, उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, वो पॉजिटिव माइंडसेट के हैं या नेगेटिव माइंडसेट के हैं। उसके साथ साथ आजकल का जो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा जो हमारे नौजवान हैं वो फोकस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और उसकी वजह से उनमें इन्फीरियर जो कॉम्प्लेक्स है वो आ चुका है, उनकी सेल्फ स्टीम बहुत लो हो चुकी है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं है, और जो स्क्रीनिंग टाइम है हमारा वो इतना बढ़ चुका है कि जिसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारे नौजवानों में गुस्सा और एग्रेशन स्पेशली बॉयज़ में वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्पेशली अगर आप टीन एजर्स की बात करें, 13 से 17 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसकी मुख्तलिफ वजूहात ये भी हो सकती हैं कि एक बच्चा जो है उसके घर का इन्वायरमेंट किस तरह से है, फिर उसके स्कूल में जो टीचर्स हैं वो उनके साथ उनके ताल्लुकात किस तरह से हैं, और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आजकल के जो मूवीज़, ड्रामाज और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, इनको देख देख के हम उनकी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा फेंटेसाइज करते हैं, और हम जब उन मयारात पर नहीं उतर पाते, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर वो जो एंजाइटी है, हमारे अंदर वो जो डिप्रेशन है, और वो जो कमी हमें अपने अंदर फील होती है कि हम अगर अच्छे भी हैं तो हम खुद को अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वो कहीं और सेट हो चुके हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि हमारी जो आजकल की नौजवान है वो सारी रात जागती है और सुबह टाइम यूनिवर्सिटी जा रही है, इसका मतलब है कि वो जो अपनी एक सोने की रूटीन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। फिर हम आजकल फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी कह रहे हैं कि हेल्दी डाइट है उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं। और आजकल अगर आप नोटिस करें कि जो हमारी पहले दौर में जो बच्चे थे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, लेकिन आजकल के बच्चों में जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से जितनी भी साइकोलॉजिकल इमोशनल हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। बहुत अहम आपने बात की, और तमाम ही मसाइल को बहुत जामे अंदाज के अंदर आपने यहाँ पर डिस्कस किया कि हर इंसान, हर इंडिविजुअल, स्पेसिफिकली जो टीन एजर्स हैं वो इन तमाम तर मामला से गुजरते हैं, और जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर जो तज़ब्ज़ुब है ये बढ़ता चला जा रहा है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं यहाँ ये बात भी बताना चाहूँगा कि लोग आज सिर्फ मसाइल के ऊपर बात करते हैं, और आपकी जो सबसे अहम बात है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम सुनते हैं कि आप सॉल्यूशंस के ऊपर बात करती हैं, जो कि एक बहुत अहम चीज़ है और वक्त की ज़रूरत भी है। आपने टीन वेलनेस टूल किट के नाम से एक ऐसा चीज़ जो है मुतारिफ करवाई है, जिसको अपनाते हुए बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बेहतरी फील की है। तो पहले ये बताइएगा, टीन वेलनेस टूल किट है क्या? टीन वेलनेस टूल किट ये है कि जो टीन एजर्स हमारे हैं, 13 से 17 ईयर्स के जो बच्चे हैं, वो ये देखें कि उनके मसाइल किस तरह के हैं, और उन मसाइल को हल करने के लिए अगर आप किसी
एक्सपर्ट के पास या किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तो आप अपनी सेल्फ केयर किस तरह से कर सकते हैं। तो इस टूल किट में बेसिकली एक्सप्लेन किए गए हैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट कॉपिंग टेक्निक्स, जिनको यूज करते हुए आपके जो डेली के सोशल, इमोशनल, मेंटल या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको इजीली डील कर सकते हैं। बहुत अहम आपने बात की यहाँ पे। ये बताइएगा, ये जो टूल किट है, इसको अपनाते हुए कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया? अच्छा, मेरे पास 2 तरह के क्लाइंट्स आते हैं मेरे क्लिनिक पर। एक वो जो हैं जो किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको मेंटोरिंग के सेशंस चाहिए होते हैं, जिन्हें आप लाइफ कोचिंग सेशंस बोलते हैं। अब जो लाइफ कोचिंग सेशन होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें वैसे तो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेल्फ केयर रूटीन जो है, जो अपना ख्याल रखना है, अपनी मेंटल वेलनेस का ख्याल रखना है, वो हम किस तरह से रख सकते हैं। तो उस टूल किट में हम उनकी एज के अकॉर्डिंग, हम उनके जेंडर के अकॉर्डिंग, और जो उनके बैकग्राउंड है, जो उनकी वर्क प्लेस है, और जिस तरह के लोगों के साथ वो रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें कुछ स्ट्रैटेजीज बताते हैं, कुछ टेक्निक्स बताते हैं, जो डेली बेसिस पर यूज करते हुए अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं साइकोलॉजिकल, इमोशनल, उनको वो इजीली डील कर लेते हैं। आपने बहुत अहम बात की कि जो लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डील करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन बहुत लाजिम है कि आज हम मसले को मसला नहीं समझते, मतलब आइडेंटिफिकेशन के बात कर रहे हैं कि हम जो प्रॉब्लम हमारे पास होती है वो बाद में आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना, हम उसको नहीं। आजकल का जो हमारा मसला है वो ये है कि हम लोग डेली बेसिस पर अगर हमें फीवर है, अगर हमें हाइपेटाइटिस या कैंसर या इस तरह की कोई भी मेडिकल डिजीजेज हैं, तो एक नॉर्मल पर्सन को भी उसके सिम्टम्स पता है, हम जाके हॉस्पिटल से जाके उसकी रिपोर्ट्स करवाते हैं और जो है हम लोग फर्दर जो है उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन जब आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो वहां पर जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। लेट्स से कि एक बच्चा था, वो पहले बहुत ज्यादा बोलता था, दोस्तों के साथ घुलता मिलता था, और जो फैमिली में एक पर्सन है वो बहुत सबके साथ एंगेज होता था, वो अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखता था। लेकिन अब हम नोटिस क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसने खाना पीना छोड़ दिया है, या तो उसका वेट बहुत गेन होना शुरू हो गया, या वो लूज कर है, या फिर वो अपने दोस्तों के साथ उसने आना जाना छोड़ दिया है, या जब सब एक गेट टुगेदर होता था वो पहले एंगेज होता था, लेकिन अब वो एंगेज नहीं होता। वो पहले अपना ख्याल रखता था, अब वो अपना ख्याल नहीं रखता। पहले वो वीक में डेली शावर लेता था, लेकिन अब ऐसा है कि एक वीक गुजर गया, 4-5 दिन गुजर गया, उसने शावर नहीं लिया, और ये रूटीन उसकी मुसलसल महीने, 2 महीने, 3 महीनों से चल रही है। अब ये ऐसे सिम्टम्स हैं कि जो अगर कोई हम घर में नोटिस नहीं करते, बहुत कम लोग हैं जो इसको आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ पेरेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, मेरे पास जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स लेके आते हैं, और कुछ मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद आते हैं। अगर तो स्टूडेंट खुद आ रहे हैं तो दैट मीन्स उसने अपने अंदर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर देखा है कि जो कि नॉर्मल रूटीन से नहीं है। उसकी जो डेली की एक्टिविटीज थी, जो डेली की रूटीन थी, वो डिसफंक्शनल हो चुकी है। पहले उसका ऑफिस में जाने को दिल कर रहा था, अब वो स्किप कर रहा है। ठीक है, अगर वो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है तो वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, अगर वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो उसने कॉलेज स्किप करना शुरू कर दिया, अगर वो कॉलेज में जा रहा है तो वो जो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस थी पहले हाई थी, अब वो कम होना शुरू हो गया। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि पेरेंट्स आते हैं, टीचर्स, और टीचर्स पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि पहले ये बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, अब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे कम होना शुरू होगी। अब ये ऐसे साइंस और सिम्टम्स हैं कि हमारे पेरेंट्स का, टीचर्स का किसी भी तरफ ध्यान नहीं जाता कि मे बी इस बच्चे को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि बाकी सिम्टम्स तो हमें पेन से, फिजिकल से शो हो रही होती है, और ये ऐसी साइंस और सिम्टम्स होते हैं कि बच्चा खुद भी नहीं बता पा रहा होता, क्योंकि वो उसके बारे में अवेयर ही नहीं है। जो पेरेंट्स तो अवेयर होते हैं वो बच्चों को लेके आते हैं, लेकिन जो बच्चे ना खुद अवेयर हैं, ना पेरेंट्स अवेयर हैं, ना उनकी सराउंडिंग में जो फैमिली है और या फिर जो टीचर्स है वो भी उस बात से अवेयर नहीं है, तो उनके लिए आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ मैसेज यही है ऑडियंस को कि आप जब भी देखें कि आपका जो बच्चा है या कोई बड़ा है, वो किसी भी एज में हो, ये मैटर नहीं करता कि प्रॉब्लम जो है साइकोलॉजिकल, इमोशनल सिर्फ बच्चे को होगा, बड़ों को नहीं होगा, ये किसी भी एज में आपको हो सकता है। लेकिन आपने नोटिस सिर्फ ये करना है कि अगर आप डेली की जो रूटीन है वो आपकी डिस्टर्ब हो रही है एटलीस्ट 3 वीक से, तो आपको जरूर किसी ना किसी को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपकी डाइट में आपके स्लीपिंग आवर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, अब वर्क प्लेस पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपको फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा, या फिर लोग आपसे कहते हैं कि आजकल आपका जो बिहेवियर है ना वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आजकल मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती, या फिर आप गुस्सा बहुत करना शुरू हो गए हैं, या फिर हमारे घर में यूजुअली कुछ लाइक मदर्स आती हैं मेरे पास, तो वो इस साइन और सिम्टम्स के साथ आती हैं कि मैं पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी, अब मुझे गुस्सा बहुत आता है, अब मेरे अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, अब मुझे गुस्सा आता है, मैं बच्चों को मारती हूँ, पहले मैं बच्चों को नहीं मारती थी,
और मारने के बाद उनको रियलाइज भी होता है कि मुझे बच्चों को नहीं मारना चाहिए। Right. या फिर हस्बैंड घर आ रहे हैं तो मैं खामखा लड़ाई करती हूँ। खुद ये लाइक जो वाइफ हैं वो इस बात का इतराफ़ करती हैं कि मुझे अपने हस्बैंड पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहिबा पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया। तो ये जो कंसिस्टेंसी के साथ आपकी सिम्टम्स हैं, आपने उनको फील करना शुरू किया है, तो वहीं पर आपको किसी ना किसी से कंसल्ट, किसी एक्सपर्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए अपने डायग्नोसिस के लिए कि आप डेली रूटीन में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कौन सी थॉट्स हैं, ऐसी कौन से आपके डिसफंक्शनल बिहेवियर्स हैं जिनको आप जो है वो सफ़र कर रहे हो, तो वो ऑन टाइम जो है वो उनको मैनेज किया जा सके, उनका ट्रीटमेंट हो सके। बहुत अहम और बहुत वाज़ेह अंदाज के अंदर आपने बताया कि पेरेंट्स किस अंदाज के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा किन प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आपने यहाँ पे को एजुकेशन की बात की। को एजुकेशन की वजह से जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप के बहुत से इश्यूज़ होते हैं जो वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं, ना पेरेंट्स के साथ, ना अपने कोलीग्स के साथ, ना ही वो अपने जो है वो असातिज़ा के साथ वो चीज़ें डिस्कस कर पाते हैं, और वो अपने साथ ही एक ऐसी जंग लड़ रहे होते हैं जिसका अंदाज़ा सिर्फ उनको होता है। तो यकीनन आपके पास इस तरह के ज़्यादा क्लाइंट्स आते होंगे। तो मैं जानना ये चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं ये जो एक माइंडसेट चेंज हो रहा है कि आजकल जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है और ये ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि जिसका रिलेशनशिप नहीं है, समझा जाता है कि शायद जो है ये इसको यूनिवर्सिटी में आना ही नहीं चाहिए, तो और ये ट्रेंड अब बहुत ज़्यादा जो है वो हमें वायरल नज़र आता है। तो मैं जानना चाहूँगा इन तमाम तर चीज़ों ने किस अंदाज के अंदर मिसाइल की तरफ मूव किया नौजवानों को? अच्छा, यहाँ पे ना दो तरह के आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी में। एक तो वो लोग हैं कि जिन्होंने को एजुकेशन कॉलेज और स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ा, राइट। तो उनके लिए यूनिवर्सिटी एक बड़ी चार्मिंग प्लेस होती है, उनके लिए एक वो न्यू एक्सपोजर होता है। बिल्कुल सही। तो उनका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होगा, उनके प्रॉब्लम्स भी टोटली डिफरेंट होंगे। लेकिन कुछ आपके पास फीमेल्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ फीमेल कॉलेजेस से पढ़ी होती हैं, बॉयज़ के साथ उनका कोई इंटरेक्शन रहा ही नहीं होता, ना स्कूल में इंटरेक्शन होता है बॉयज़ के साथ, क्योंकि वो उनका स्कूल भी ऐसे था जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स होती हैं। क्योंकि कुछ हमारे पेरेंट्स के कंसर्न्स होते हैं कि हम अपनी बेटी को सिर्फ उसी स्कूल कॉलेज में भेजेंगे जहाँ पर सिर्फ फीमेल्स होंगी, और बॉयज़ का भी यही है कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो सिर्फ बॉयज़ को उन्हीं स्कूल्स और कॉलेजेस में भेजते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ हैं। उनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। और जो लोग को एजुकेशन से पढ़ के आ रहे हैं, उनके स्कूल भी को एजुकेशन था, फिर उनका कॉलेज भी को एजुकेशन था, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी भी हुई है, और अगर आप उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में आके देखिए तो अब वो जो पहले वाली इंडिपेंडेंसी थी, जो फ्रीडम हमें कॉलेज में नहीं मिला, जो स्कूल में नहीं मिला, को एजुकेशन थी लेकिन वहाँ पर इतना फ्रीडम, इतनी इंडिपेंडेंसी हमारे पास वो चॉइस नहीं होती थी जो हमें यूनिवर्सिटीज़ में आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं। तो शुरू में आपके लिए सब कुछ बड़ा नया नया होता है, तो एक कोई भी न्यू चीज़ जो है वो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर ऐसा है कि वहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे से बात करे या कोई फ्रेंडशिप हो जाए या आप किसी रिलेशनशिप में आ जाए तो उसको बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि लोग इसको जो है वो प्रोमोट करते हैं कि नहीं, आपको अगर इस सोसाइटी में या इस यूनिवर्सिटी में रहना है तो आप जो हैं आपके साथ आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में हो। लेकिन ये हरगिज़ ऐसा मतलब नहीं है कि 100% ऐसा है। बहुत यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर बच्चों को बहुत वाइजली इस बात का पता है कि अगर आपका रिलेशनशिप नहीं भी है तो आप लोगों के साथ, लड़कों लड़कियों के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक लड़का लड़की यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं और वो एक साथ काम कर रहे हैं या वो एक साथ खा पी रहे हैं तो उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। हमें ये भी एक बड़ा स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है, बहुत लेवलाइज कर दिया गया कि आप किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी रोड पर अगर आप देखें कि लड़का लड़की एक साथ में बात कर रहे हैं या तो वो एक किसी रिलेशनशिप में होंगे। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जो एक स्टूडेंट अपना माइंडसेट लेके आ रहा है ना एफएससी का, तो उसको अपना एक माइंडसेट घर से लेके आना चाहिए। पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि आपकी जो कॉलेज लाइफ है, जो आपकी स्कूल लाइफ है, जो यूनिवर्सिटी लाइफ है, उससे बहुत चेंज है। आप बेटा यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। आप यूनिवर्सिटी में जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ ग्रुप असाइनमेंट्स मिलेंगी, आपको कुछ ग्रुप डिस्कशंस करनी होंगी, तो उसमें लड़के भी होंगे, उसमें लड़कियां भी होंगी। तो हमें ये बताना चाहिए कि आपने लड़कों के साथ जो है वो किस तरह अपनी बाउंड्रीज को सेट करके अपना काम करना है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ तो बेसिकली हमें ग्रूम कर रही है ना, एम्पावर कर रही हैं कि आपको कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किए बगैर आप जो है वो एक्सेल कर सके, खुद को ग्रूम कर सकें। और उसके बाद जो है अगर अपनी फील्ड में नेक्स्ट आपने काम करना है तो आपको ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए कि आपने एक ऑपोजिट जेंडर के साथ एक कॉमन जो आपका गोल है उस पर कैसे काम करना है। तो यूनिवर्सिटी तो आपको पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके आ रही है। नेक्स्ट अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग बन जाए, कोई रिलेशनशिप में आ जाए या कोई फ्रेंड्स बन जाए, वो एक डिफरेंट केस है।
लेकिन आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मेरे क्लिनिक पर 70% अब तक की मेरे प्रैक्टिस में 70% जो इश्यूज हैं वो रिलेशनशिप के हैं। right. वो चाहे यूनिवर्सिटीज़ के हों, चाहे मेरे पास कोई कपल्स आते हैं, या फिर वो घर पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप है, या फिर वो किसी बॉस और एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं वो वैसे ही आजकल एक बहुत प्रॉब्लमेटिक एक कह लें फेज़ है हम सब की लाइफ में, क्योंकि हमें ये नहीं समझ आती कि ये नहीं समझ आ रहा कि रिलेशनशिप की नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। हमें पहले उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारा आपसे जो ताल्लुक बन रहा है वो किस किस्म का है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, मेरे पास उसकी बाउंड्रीज क्या हैं। मैंने अगर बॉस के साथ चलना है तो उसके क्या प्रिंसिपल्स होनी चाहिए, अगर मैं कोई फ्रेंड बना रही हूँ, अपोजिट जेंडर है, सेम जेंडर है, तो उसके क्या प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। मेरे क्लिनिक पर सिर्फ इसलिए लोग नहीं आते कि उनका किसी अपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप है, सेम जेंडर के साथ भी इतने इश्यूज हैं कि आप अगर उनको देखें और सुने तो इस पर हजारों डिस्कशंस हो चुकी हैं। आपने बहुत हैरान कुन यहाँ बात की, और हम एक ऐसे मुआशरे के अंदर रहते हैं जहाँ पे सेम जेंडर के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो है वो आमतौर पे हमारे जहन में नहीं आती हैं कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। और आपने एक ऐसी बात की जानिब जो है वो इशारा किया, और ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और बहुत से ऑफिस के अंदर हम ये चीज़ें देखते हैं, और अखबारात के अंदर जो है हमारे सामने इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, ये जो एक ट्रेंड सेट अब बनता चला जा रहा है, सेम जेंडर के मामला जो हैं वो भी बहुत अजीबोगरीब जो है वो हमें नजर आना स्टार्ट होते हैं, तो आप क्या समझती हैं इसकी वजूहात क्या हैं और ये कैसे जन्म लेते हैं प्रॉब्लम्स? ये प्रॉब्लम ऐसे जन्म लेते हैं कि आजकल का हमारा जो नौजवान है ना, उसको हर चीज़ फॉरेन चाहिए। राइट। पहले जो हमसे जो बड़े लोग थे वो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको पता है कि अभी हमने अगर अपना इनपुट देना शुरू किया है तो आउटपुट के लिए हमें वेट करना होगा। लेकिन आज के नौजवान को हर चीज़ फॉरेन चाहिए। तो अब वो जो एक दौड़ लगी है ना, मैं आपसे आगे, आप मुझसे आगे, आप उससे आगे, इसने हमारे अंदर के जो रिलेशनशिप्स है ना उनको बिल्कुल बिगाड़ दिया है। बिल्कुल सही। जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको कुछ ना कुछ कोई स्कीम के थ्रू जो है वो आपको पीछे कर दूं और खुद मैं आपकी जगह पर आ जाऊं। अगर फीमेल्स हैं तो उनमें भी ये चीज़ बहुत पाई जा रही है, अगर मेल्स हैं तो उनमें भी बहुत चीज़ पाई जा रही है। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि, और मेल जो कि उनका एक क्वेश्चन ये होता है कि मैडम कुछ ऐसी हमें बात सिखा दी जाए या कोई हमें ऐसी टेक्निक्स बता दी जाए कि अगर मेरे 4 दोस्त हैं तो उनमें सबसे आगे मैं हूँ। अगर 4 दोस्त हैं तो मेरी बात सबसे ज़्यादा सुनी जाए। और अगर फीमेल्स हैं तो उनका भी ये है कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है कि अगर मेरी वो दोस्त ऐसी है तो मैं वहाँ पर क्यों नहीं हूँ, उसके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हमारे नौजवानों को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि आप सबका इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास जो है आप उस पर जो है अपनी स्किल्स को देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। मुबशरा, यहाँ पे कता कलामी की माजरत, आपने बहुत अहम नुक्ते की तरफ यहाँ पे जो है वो इशारा किया, और यकीनन ये कॉमन हम देखते हैं कि हर इंसान चाहता है कि अगर 4 लोगों की गैदरिंग है तो वो नुमायां नज़र आए, और हर इंसान और हर इंडिविजुअल की ख्वाहिश जो है वो बनती चली जा रही है। ये ख्वाहिश जन्म लेती है जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो हमें कंपेयर करते हैं कि आपकी क्लास में फ़लाँ बच्चे ने जो है इसने मार्क्स लिए, और जब वो बच्चा फिर हमारे माइंड में रहता है कि शायद वो जो है नुमायां भी है और उस जैसा हमें बनना है, और इसी अंदाज के अंदर फैमिली के अंदर कोई अच्छी पोजीशन अवेल कर देता है तो उसके भी मामला हम इस हवाले से देखते हैं। और ये बहुत जामे एक इसके ऊपर डिस्कशन लाजिम है, और इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर जो बात होना बहुत लाजिम भी है। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के फ़ौरन बाद हम इसके मैम से जानेंगे ये जो चीज़ें जन्म लेती हैं इनको हम कैसे रोक सकते हैं। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। मुबशरा ने बहुत अहम बात की कि हमारे मुआशरे के अंदर जो कंपटीशन है वो इस हद तक इंक्रीज़ होता चला जा रहा है कि अब हर इंसान चाहता है कि मेरे सामने वाला जो शख्स जिस पोजीशन पे है मैंने उस पोजीशन को ही अवेल करना है। मतलब कंपटीशन हसद की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा गामजन है, और इसने बहुत से मसाइल को जन्म दिया। और आप ही की बात से जैसे कि आपने बात की कि अगर आप कोई चीज़ अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश बहुत लाजिम है। और आप की बात को एक बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर एक राइटर लिखते हैं कि एक राइटर ने मशहूर राइटर से पूछा जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए। उनसे पूछा गया कौन सा ऐसा असूल है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाब हो सकता है। तो उन राइटर का ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन। जो इंसान करना चाहता है वो कर गुजरे। जब इंसान इस डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी के अंदर
ऐड कर लेता है, इस असूल को अपना लेता है, तो वो कामयाबी की राह पर गामजन हो जाता है। लेकिन हमारा यहाँ पे मसला ये है कि हम चाहते हैं कि हम मेहनत भी ना करें और हम सामने वाली की पोजीशन को अवेल कर लें। मुबशरा, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मसाइल ने जन्म लिया है, तो आप क्या समझती हैं इसके क्या नुकसानात होंगे आने वाले वक्त में? इसके आने वाले वक्त में ये नुकसानात होंगे कि आपको ये नहीं समझ आएगी कि आपका अपना गोल क्या था, आपका अपना विजन क्या था। आपका हमेशा फोकस है कि मैं अगले की पोजीशन ले लूं, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ थी उसको तो आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया। आपको यही नहीं पता कि आपके अंदर जो एक पोटेंशियल है, आपके अंदर जो एक पैशन है, आपके अंदर जो एक विजन है वो क्या है, आपके ड्रीम्स क्या हैं। आपने जस्ट फोकस किया हुआ है नेक्स्ट पर्सन पर, नेक्स्ट का फोकस उससे आगे है, तो इसकी जो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं उसमें क्लैश आ जाता है। तो बात यह है कि आप आजकल के दौर में एक नौजवान के लिए यही है कि आप सेल्फ एनालिसिस करें, खुद को एक्सप्लोर करें। सेल्फ डिस्कवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को अंडरस्टैंड करें सबसे पहले कि आपके इमोशंस कैसे हैं, आपकी थॉट्स कैसी हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है। हम नेक्स्ट पर्सन से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते क्योंकि हर पर्सन के घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, पेरेंटिंग डिफरेंट स्टाइल से हुई है, आपके घर की जो बैकग्राउंड है वो टोटली डिफरेंट है, एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है, और आपकी जो फील्ड समटाइम्स होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो कंपैरिजन तो उस चीज़ का होता है जब आप दो कोई ऐसी चीज़ें हो जो सेम पेस पर हों। आप सेम पेस पर ही नहीं है, दैट मीन्स कि आप इलॉजिकल जो आपके अंदर थॉट्स हैं वो आपको प्रोवोक करती हैं कि आप किसी गलत डायरेक्शन में जाएं। बहुत अहम आपने बात की मुबशरा। प्रैक्टिकली हम अगर इस चीज़ को देखते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जैसे फैमिली के अंदर कोई अच्छी पोजीशन को अवेल कर लेता है या आपके घर के अंदर ही अगर कोई आपका भाई अच्छे मार्क्स अवेल कर लेता है, तो हमें उस शख्सियत को पसंद करने की तरफ माइल कर दिया जाता है पेरेंट्स की जानिब से, असातिज़ा की जानिब से, और सोसाइटी प्रेशराइज करती है कि ये शख्सियत है, आपने इसी को फॉलो करना है। इससे क्या है कि हमारी शख्सियत पसंदी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और जितने मसाइल का आपने जिक्र किया, यकीनन ये शख्सियत पसंदी ही से जो है वो जन्म लेते हैं। तो जानना ये चाहूँगा आप इसको, इन मसाइल से कैसे निकला जाए? सबसे पहले तो एजुकेट करने की ज़रूरत है हमारे पेरेंट्स को। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको ये चाहिए कि हमारे घर के जो 5, 4, 3 बच्चे हैं ना वो भी सेम नहीं है। अगर आप देखिए तो उनके जो हैबिट्स हैं वो भी डिफरेंट होंगी, बिहेवियर्स भी डिफरेंट होगा। कोई 3rd पोजीशन पर है तो कोई ऐसा बच्चा वहां पर है जो पास भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर आप जो है किसी फैमिली वाले कजन के साथ या किसी क्लास फेलोज के साथ अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो दैट इज वेरी इलॉजिकल। तो सबसे पहले तो यहाँ जो है, क्योंकि छोटे बच्चे जाहिर है उनकी जो भी उनके दिमागों में डाला जाएगा वहां से वो बड़े हो रहे हैं, वहीं से उन्हें जो उनके बिलीफ सिस्टम्स हैं वो उनके जो बिलीफ सिस्टम वो बन चुके हैं। तो पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि पेरेंट्स शुरू से इस चीज़ को रोक दें कि प्लीज़ आप कंपैरिजन ना करें। एक बच्चे की जो स्ट्रेंथ्स है आप उसी पर बच्चे को लेकर उसको मोटिवेट करें, उसको इनकरेज करें। हाँ, अगर दूसरा कोई आपका कज़न जो है वो पोजीशन ले रहा है तो आप उनको अप्रिशिएट ज़रूर करें, लेकिन अपने बच्चे को ये ना कहें कि देखो वो आगे निकल गया, तुम पीछे रह गए, देखो उसके 90% मार्क्स आए हैं, तुम्हारे 60% मार्क्स आए हैं। आप ये चेक करें कि आपके बच्चे की जो मेंटल कैपेसिटी है वो कितनी है, आपके बच्चे के जो हम कहते हैं वो कितना इंटेलिजेंट है, या फिर उसके बिहेवियर्स किस तरह के हैं, या फिर उसके अंदर जो एक लर्निंग एबिलिटी है, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को इस चीज़ पर, इससे होता क्या है कि बच्चे के अंदर जो सेल्फ स्टीम थोड़ी हाई होती है वो भी लो हो जाती है। बच्चे के अंदर जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है वो भी स्लो होना शुरू हो जाता है, वो भी डाउन जाना शुरू हो जाता है। तो अगर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो ग्रो करें और अपनी एकेडमिक्स में भी, इमोशनली भी, सोशली भी, स्पिरिचुअली भी, तो बच्चों के अंदर जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको मोटिवेट करें, अप्रिशिएट करें। और अगर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो जो स्किल्स और वो जो सारी हैबिट्स उनके कजन्स में या किसी क्लास फेलोज में हैं, तो आजकल के दौर में कौन सी ऐसी स्किल है, कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको हम लोग लर्न नहीं कर सकते या फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चे के अंदर कोई ऐसी हैबिट है जो कि बुरी है और आपको लगता है कि वो बुरी है, तो आप उस हैबिट को चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है, उसकी एजुकेशन के थ्रू, डिफरेंट स्किल्स लेसन्स के थ्रू, डिफरेंट ट्रेनिंग्स के थ्रू, डिफरेंट सेशंस के थ्रू। लाइक हमारे पास जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेके आते हैं कि ये इनकी हैबिट है, और हम क्या करते हैं, जो उसने लर्न किया तो उसको अनलर्न करना होता है। बच्चों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होती, तो उन्होंने लर्न किया होता है। तो अब हम क्या करते हैं, थ्रू डिफरेंट सेशंस, डिफरेंट स्किल्स और टेक्निक्स के थ्रू हम उनको अनलर्न करवाते हैं। तो इसी तरीके से जो है हम अपने बच्चों के अंदर ये एक चीज़ को उनको भी अवेयर करवा सकते हैं कि हम जो है वो आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं,
आपकी जो एक आइडेंटिटी है वो आपकी अपनी है। बहुत अहम आपने यहाँ बात की, और बच्चों की तरबियत के अंदर जो वालिदैन का किरदार है यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है। उसके ऊपर आपने ना सिर्फ यहाँ पे डिस्कस किया, और यकीनन इस तरह के सेशंस होना बहुत लाजिम भी है। मैं जानना ये चाहूँगा कि आपने बात की यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को गाइड करें, बच्चों को वक्त दें, लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकली मुआशरे के अंदर एक जो मुआशी इस्तेहकाम है वो हमें नज़र नहीं आता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हर इंसान कहीं ना कहीं पे जो है वो इतना मसरूफ़ अमल है कि वो एक जॉब करता है, दूसरी करता है, फिर तीसरी करता है, 3 के बाद भी शायद वो अपनी एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पाता है। अपने बच्चों को जो है फैसिलिटेट करने के लिए वो हम वक्त जो है वो अपना सारा वक्त जो है वो सर्व कर रहा होता है। अब उसके पास वक्त ही नहीं बचता कि वो अपनी बच्चों की तरबियत के अंदर जो है वो थोड़ा सा उसको फैसिलिटेट कर सके। अगर वालिदैन की बात करें, वालिदैन में से जो वालिदा हैं यकीनन बच्चे को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है तरबियत के हवाले से, बच्चे की नशोनुमा के हवाले से, लेकिन आज की जो वालिदा है वो भी अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्ट्रेंथन करने के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश भी हैं और वक्त की ज़रूरत भी है। आज जो कल्चर है वो टोटली चेंज हो चुका हुआ है। जैसे प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, यकीनन अगर हम गुफ्तगू करना चाहें तो गुफ्तगू किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है जो मैंने आपके सामने पेश की है। तो आप क्या समझते हैं इन हालात के अंदर पेरेंट्स कैसे तरबियत के अंदर किरदार अदा कर सकते हैं? आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो 1 जॉब कर रहे हैं, 2 जॉब कर रहे हैं, 3 जॉब कर रहे हैं, और मदर भी अगर वर्किंग लेडी है तो वो किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए ना। लेकिन अगर बच्चों की ही वो जो स्ट्रेंथ्स हैं या बच्चों का ही जो कैरेक्टर है, बच्चों के अंदर जो हैबिट्स और स्किल्स डेवलप होनी चाहिए वो ऑन टाइम उस एज के साथ राइट टाइम पर डेवलप नहीं हो रही, और बच्चा जो है वो किसी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुका है, तो वो जो सारे पैसे हैं, 3 जॉब्स हैं, वो मदर का जो अर्निंग है वो सारा वेस्ट हो गया ना। तो उससे बेहतर ये है कि आप कम कमाएं लेकिन बच्चों को प्लीज टाइम दें। मैं यही कहूंगी। आपको कोई जरूरत नहीं है 3-3 जॉब्स करने की, आप उसको एक जॉब पर लेके जाएं। आप अपनी जो डेली की नीड्स है उसको बेशक कम कर दें, जो आपकी विश लिस्ट है उसको कम कर दें, जो आपकी बेसिक नीड है उसको फुलफिल करें। लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं जो बच्चों को आज टाइम नहीं देते, कल को वो अपने बच्चों की उंगली पकड़कर क्लिनिक पर आएंगे सेशंस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि आजकल का जो दौर है इतना सोशल मीडिया पर कह लें कि हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, और किसी पेरेंट्स को ये नहीं पता कि जो बच्चा है वो फ़ोन किस तरह से यूज़ कर रहा है, या वो कितने नेगेटिव वे में यूज़ कर रहा है, या फिर वो जो फ़ोन बच्चे को आपने पकड़ा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग कमाने के लिए जा रहे हैं, बच्चों को घर में किस तरह से इंगेज करना है, तो आपने उनको एक सेल फोन ला के दे दिया है। और बच्चे जो है वो एक्टिविटीज़, इतनी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं कि जिनकी वजह से उनका जो पढ़ाई की तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा, और फिर उनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो रहा है। आप उन्हें किसी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में कहें कि आप आएँ, उसमें अपना कोई पार्टिसिपेट करें, तो बच्चे नहीं करते। ऑल द टाइम मैंने कुछ बच्चों को ऐसे देखा है, वो स्कूल से जैसे ही घर आते, मेरी फैमिली में स्कूल से आते साथ वो यूनिफॉर्म चेंज नहीं करते, वो आते साथ फ़ोन को पकड़ लेते हैं, और वो फ़ोन तब से शुरू होता है जब तक ट्यूशन वाला सर नहीं आता, वो तब तक यूज़ करते हैं। ट्यूशन वाला सर 1 घंटा पढ़ा के गया, बच्चा फिर से फ़ोन पर, बच्चा खाना खा रहा है फ़ोन सामने। आजकल तो 3-4 माह का जो बच्चा है वो फीडर में दूध तब पीता है जब सामने कार्टून्स लगे हों। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अहम आपने बात की यहाँ पे, और ये एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि जो वालिदैन हैं वो बच्चों की तरबियत इस अंदाज में करते हैं कि बच्चों को इंगेज करने के लिए वो जो मोबाइल है वो पकड़ा देते हैं, और बच्चे उससे क्या सीखते हैं ये बहुत एक अहम बात है। और उस चीज़ को, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करना, इनकी देखभाल करना वक्त की ज़रूरत भी है। मैं आप ही की बात से जो एक बात मेरे जहन में आती है कि जदीद दौर के जदीद मसाइल हैं, और जदीद मसाइल का हल जदीद अंदाज ही में मुमकिन है। जैसे आपने बात की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आज का बच्चा अगर अपने आप को इन तमाम तर चीज़ों से रास्ता नहीं करेगा तो फ्यूचर के अंदर वो अच्छे अंदाज के अंदर इस मुआशरे को में कम्पीट नहीं कर सकता है। तो अब मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने बात की कि आज का जो इंडिविजुअल है, स्टूडेंट है, बल्कि चाइल्ड है, अगर वो भी अपनी इन तमाम तर चीज़ों के साथ अपने आप को रास्ता नहीं करेगा तो यकीनन आने वाले वक्त के अंदर वो स्वाइप कर जाएगा मार्केट से। तो जानना चाहूँगा ये तमाम तर चीज़ें तो रहेंगी, अब ये चीज़ें रहना ज़रूरी भी हैं क्योंकि तमाम तर चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के साथ किस अंदाज के अंदर बच्चे की तरबियत की जाए कि इन चीज़ों से रास्ता भी रहे और वो फ्यूचर के अंदर जो है वो बेहतरीन अंदाज के अंदर पाकिस्तान के लिए कुछ कर भी सके। नहीं, बहुत अच्छी बात है आपकी, जो आपको खुद को अपग्रेड करना चाहिए। मैं तो आजकल के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको भी जो इस तरह की सोशल मीडिया पर या IT की जितनी चीज़ें हैं वो भी खुद को एजुकेट करें इन सारी चीज़ों के हवाले से। यूजेज बहुत अच्छा है लेकिन आप उसको एज अ प्रोडक्टिव डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्टिव मीन्स के एक बच्चा जो है वो 12-14 घंटे जो है वो अपने सर्व कर रहा है सोशल मीडिया पर, स्क्रीनिंग पर,
और आपको ये भी नहीं पता कि वो किस तरह का कंटेंट देख रहा है, वो किस तरह की चीज़ें देख रहा है, उसको किस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो उसके लिए मैंने कहा कि वो जो हम पीछे बात कर रहे थे 3 जॉब्स की, तो आप 3 जॉब्स को स्किप करें, आप 1-2 जॉब्स करें। बच्चा जब घर आए तो एटलीस्ट पेरेंट्स या फादर, पेरेंट्स में से मदर या फादर उसके पास हो, एटलीस्ट उसको बताएं कि हमारे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसे पजल्स हैं, कुछ ऐसी गेम्स आ चुकी हैं जिनके थ्रू आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, जिनके थ्रू आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, जिसके थ्रू आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। डिफरेंट ऐसी गेम्स हैं, तो आप बच्चों को उस तरफ लेके जाएं। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें 6 और 7 स्टैंडर्ड के 2 बच्चे थे जो सोशल मीडिया के जो एड्स को रन करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वो उसके थ्रू अर्निंग कर रहे हैं। अब दिस इज अ पॉजिटिव वे कि आप जरूर आईटी का यूज करें, आप सोशल मीडिया का यूज करें, लेकिन उससे पहले पेरेंट्स को खुद एजुकेट करना है खुद को, फिर उनको अपने बच्चों को ये चीज बतानी है कि ये डिवाइस है, हम आपको इससे दूर नहीं कर रहे, ये आपके पास रहेगा फोन, लेकिन आपका टाइम एक डिसाइड है कि 1 आवर के लिए आपको दिया जाएगा और 1 आवर में हमने डिवाइड कर दिया है, ये आपका एंटरटेनमेंट का टाइम है, ये आपका प्रोडक्टिविटी का टाइम है। एंटरटेनमेंट में वो कार्टून देखना चाहता है, वो कुछ भी देखना चाहता है, तो आप उसको अलाउ करें, रोकें नहीं, लेकिन फिर उसको डिवाइड भी कर दें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व करें। सोशल मीडिया पर हजारों ऐसी एक्टिविटीज है जिनके थ्रू बच्चों की जो डिफरेंट स्किल्स है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि आज अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हर इंसान अपने आप को स्ट्रेंथन करता दिखाई देता है। जिस अंदाज के अंदर जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा डोर स्टेप के ऊपर हमारे पास मौजूद है। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनसे तमाम तर चीज़ें हम सीख सकते हैं। आपने बहुत एक अहम बात की कि आज सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बहुत लाजिम है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना, ताकि आप अपने आप को जानकर, अपनी असलियत को जानकर एक अच्छे अंदाज के अंदर जो है उसको परफॉर्म कर सकें, और वो मार्केट के अंदर यकीनन बहुत अच्छा एक अंदाज़ है आपकी प्रेजेंस का, जो आने वाले वक्त के अंदर ना सिर्फ लोगों को हेल्प आउट करेगा बल्कि आपकी शख्सियत के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुमायाँ चेंज आएगा। आज जब हम बात करते हैं, आज से 10 साल पहले की बात करें या 20 साल पहले की बात करें या हमारे असलाफ की हम बात करें, तो वहाँ पर रूहानी नशोनुमा के हवाले से एक प्रॉपर जो है वो गाइडेंस का एहतमाम किया जाता था, और एक प्रॉपर एक ऐसे चैनल्स मौजूद थे जो बच्चे की रूहानी तरबियत के हवाले से जो है वो उसको गाइड भी किया जाता था, फैसिलिटेट भी किया जाता था, और ऐसा इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया जाता था जिसके अंदर बच्चा नशोनुमा कर रहा होता था अपनी। लेकिन अब वो तमाम तर चीज़ें बिल्कुल स्वाइप कर चुकी हैं। आज का जो इंडिविजुअल है, जब वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, वो अगर 100 बुक्स पढ़ता है तो उसमें से मे भी कोई 1 या 2 ऐसी बुक्स होंगी जो एथिक्स के ऊपर होंगी, या आपकी इंटरनल बिहेवियर्स को चेंज करने के हवाले से होंगी, या आपकी रूहानी नशोनुमा के हवाले से होंगी। और इसी अंदाज के अंदर जो हमारे रूहानी स्कॉलर्स हैं, उनकी जो तरबियत गाह के अंदर बैठना, ये भी अब बहुत कम होता चला जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा इन तमाम तर चीज़ों से दूर हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, आपने बहुत अहम बात, जो आपकी सारी बातों का लुबल बात जो मैं समझ पाया हूँ ये था कि आप जब तक खुद को नहीं जान पाएंगे, अपनी खुद को पहचान नहीं पाएंगे और सब्र नहीं करेंगे, हसद से नहीं बचेंगे, वो सारी वो चीज़ें जो इस्लाम हमें यकीनन पहले से गाइड करता है, तो हम इन तमाम तर चीज़ों से दूर हैं। तो आज के बच्चों की तरबियत के अंदर जो उसकी रूहानी नशोनुमा है वो किस अंदाज के अंदर की जाए? रूहानी नशोनुमा तो बहुत ज़रूरी हमारा एक फैक्टर है कि, और उसके साथ साथ बच्चा जब छोटा होता है तो आपने तभी से उसकी जो रूहानी नशोनुमा वो स्टार्ट हो जाती है। पहले हमारी जो मदर्स थी वो बच्चे जब दूध पीते थे, छोटा बच्चा है वो जब रो रहा होता था तो माएँ जो थी वो कुरान पाक की तिलावत लगा के देती थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कार्टून्स लगा के दिए जा रहे हैं, गाने लगा के दिए जा रहे हैं। शुरू से ही स्टार्ट से ही आपके जो बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे का तो खाली दिमाग है, वो खाली स्लेट है, आप उसके ऊपर कुछ भी लिख दें, आपने वो रूहानी नशोनुमा करने के बजाय आपने गानों की तरफ, ड्रामों की तरफ, कार्टून्स की तरफ लिया, बच्चा इंटरटेनमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा। यही वजह है कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर अगर कोई रेसिटेशन आ जाए तो उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर कोई डांस की वीडियो आ जाए, कोई फ़नी वीडियो आ जाए तो वो उसको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो इसमें रूहानी नशोनुमा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो नमाज नहीं पढ़ता, हमारा बच्चा जो है वो झूठ बोलता है, हमारा बच्चा जो है वो बदतमीज़ी करता है, हमारे बच्चे के बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो पेरेंट्स को ये चेक करना चाहिए कि क्या वो खुद नमाज पढ़ रहे हैं, क्या वो खुद सच बोलते हैं। बच्चा कभी भी वो नहीं करता जो आप उसको बोल के कर रहे होते हैं, बच्चा वो करता है जो आपको सामने करता देखता है। बच्चा जो है वो कभी भी, आप कहेंगे ना आप बदतमीज़ी ना करें, तो बच्चे ने आज सुना, कल वो भूल गया कि कल मेरी अम्मा या अब्बा ने बोला था कि बदतमीज़ी ना करें या फिर झूठ ना बोलें। अगर उसने अपने मदर या फादर या सिबलिंग्स में से किसी को भी झूठ बोलते देखा है तो वो भी झूठ बोलना शुरू करेगा, ऑल्दो कि उसको ये नहीं पता कि झूठ बोलना अच्छी बात है या बुरी बात है। उसने एक बिहेवियर लर्न किया जो उसके घर के इन्वायरमेंट ने उसको दिया।
बहुत अहम आपने बात की, और इसके अंदर पेरेंट्स को इन तमाम तर चीज़ों को देखना होगा कि जिस अंदाज के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते हैं उनके बच्चे उन्हीं को जो है वो रिपीट करते हैं, और बच्चे की ये नशुनमा हो रही होती है, बच्चा उन तमाम तर चीज़ों को एज अ तरबियत ले रहा होता है। और ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो आज के जो पेरेंट्स हैं उनको समझना होंगी। और आज हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करे खुद को, और इसके साथ उसकी जो तरबियत है वो भी हो पाए। यकीनन बच्चे की तरबियत वही होती है जो हम बच्चे के सामने चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रोग्राम का जो दौरानिया है वो तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कोई लास्ट में ऐसा पैगाम, कोई मैसेज जो ऑडियंस के लिए देना चाहें आप? मैं ऑडियंस के लिए बस यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आजकल हमारे जो साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और फिज़िकल और आपके लिए बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और सबके लिए यही पैगाम है कि आप प्लीज़ आइडेंटिफाई करें। अगर आप खुद के बिहेवियरल और इमोशनल या कुछ भी चेंजेस अपने अंदर देखें तो ऑन टाइम किसी ना किसी से जो कोई भी एक्सपर्ट है उससे आप रब्ता ज़रूर करें। और उसके अलावा अगर आप नहीं कर सकते तो सेल्फ़ केयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ़ केयर में आप कुछ चंद टिप्स हैं आपके लिए जिनका आप ख़ास ख्याल रखें, जिसमें वक्त पर सोना है, अच्छी ग़िज़ा लेना है, उसके साथ साथ फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों को प्लीज़ फिज़िकल एक्सरसाइज की तरफ लेके आएँ। अगर वो स्क्रीनिंग जो है उनका टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप उनके लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ अपने साथ उसे इन्वॉल्व करें जहाँ पर उनकी फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, जिसमें साइकिलिंग आ सकती है, जिसमें फ़ुटबॉल खेलना आ सकता है, क्रिकेट है, रनिंग है, वॉकिंग है, कुछ भी कि जिसमें उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो है वो इन्वॉल्व हो। और उसके साथ साथ अगर आप बिल्कुल आपने बहुत अहम पैगाम दिया, और आप ही की बात को अल्लामा इकबाल कुछ यूँ बयान फरमाते हैं कि तू राज़े कुन फ़का है, अपनी आंखों पर अयां हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। जब इंसान इस अंदाज को अपना लेता है तो यकीनन इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तर्जुमा बनकर इस मुआशरे के अंदर जीता है, और अल्लाह तबारक व तआला इंसान को बहुत बेहतरीन अंदाज के अंदर जो है वो इस दुनिया में रखता है, और इंसान इस मुआशरे की तरबियत के लिए, इस मुआशरे की नशनुमा के लिए बहुत अहम अंदाज के अंदर अपना किरदार अदा करता है। प्रोग्राम का दौरानिया अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया और बहुत मुदल्लल और बहुत जामे अंदाज के अंदर आज के मौजू के हवाले से आपने गुफ्तगू की। उम्मीद है कि इसी अंदाज के अंदर फ्यूचर में भी आप कोऑपरेटिव रहेंगी और आपके साथ इसी अंदाज के सेशंस हम करते रहेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।